सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईग्राम क्लासेस। सो कल थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो गया था, इसलिए शायद साउंड नहीं आ रहा था आखिरी वाले एमसीक्यू में। तो वी विल स्टार्ट द एमसीक्यू सेशन टुडे। द क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल इनकम का बात कर रहा है ये। ग्रॉस नेशनल इनकम, जीएनआई। इट इज द टोटल इनकम। पहले जीएनआई देखते हैं हम लोग क्या होता है ग्रॉस नेशनल इनकम। तो हम लोग कल के सेशन में देखे थे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। तो जो नेट वाला था उसी से हम लोग ग्रॉस निकालते हैं जीएनआई से। तो आप रिवाइज कर रहे होंगे कि जीडीपी से जीएनपी किए थे, जीएनपी से एनएनपी किए थे। एनएनपी ये मार्केट प्राइस में था। अब मार्केट प्राइस से जब हम लोग एनएनपी, इसी को बोलते हैं हम लोग एनएनआई, नेट नेशनल इनकम। यही नेशनल इनकम होता है। इट इज इन द फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इट इज द टोटल इनकम अर्न बाई अ नेशन सिटीजन और बिजनेसमैन विदिन एंड आउटसाइड द नेशन बॉर्डर। ठीक है, दूसरा देखते हैं। इट इज डिराइव्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स फ्रॉम द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम लोग जो फॉरेनर का है, नेशन का बात कर रहे हैं, तो नेशन मतलब इंडियन नेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, यू कनाडा या फिर यूएसए, जो भी यहाँ पे यूएसए में जो इंडियन नेशन रह रहे हैं, इंडियन सिटीजन रह रहे हैं, यहाँ यूएसए में भी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो जीएनआई में इंक्लूड होता है। ठीक है, जीएनआई यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जीएनआई इक्वल्स टू जीएनपी। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। इट इज डिराइव्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द इनकम अर्नड बाय फॉरेनर फ्रॉम द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इट इज ऑलवेज लोअर देन जीडीपी ऑफ ए नेशन। ऑलवेज लिखा हुआ है, एक्सट्रीम ऑलवेज लिखा हुआ, तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। और ऑलवेज क्या, ये आपका नेशनल इनकम और जीडीपी ऑलवेज नहीं होगा। जैसे हम लोग जो डेवलपिंग कंट्रीज में देखते हैं, जैसे कि हो गया श्रीलंका, इंडिया, ये लोग का नेशनल इनकम ज्यादा होता है जीडीपी से। ठीक है, लेकिन यूएसए में देखेंगे, यूएसए का जीडीपी ज्यादा है नेशनल इनकम से। लास्ट ऑप्शन है, इट डज नॉट इंक्लूड द सब्सिडीज ऑन प्रोडक्शन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू इंटरप्राइजेस। तो आप लोग सॉल्व करें, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, ये तो हम लोग एलिमिनेट कर चुके हैं, 3। ये होगा नहीं, तो 3 3 3। इसका आंसर सी होगा, 1 2 एंड 4। तो एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो आप। इट इज द टोटल इनकम अर्न बाई ए नेशन सिटीजन और बिजनेसमैन विद इन एंड आउटसाइड द नेशनल बॉर्डर। ठीक है, स्टेटमेंट वही बोल रहा है कि आप या तो इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, लेकिन इंडियन नेशनल होना चाहिए। वो जो इनकम अर्न कर रहे हैं उसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में इनकम बोलते हैं। सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, फॉरनर वाला, बाहर वाला तो माइनस करना पड़ेगा। ऑलवेज वाला तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है, इट डज नॉट इंक्लूड द सब्सिडीज ऑन प्रोडक्शन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू एंटरप्राइजेस। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सब्सिडीज ऑन प्रोडक्शन उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, जीडीपी से जीएनपी करें हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये वाला हम लोग ऐड करते हैं इसमें। तो इसमें ये मार्केट प्राइस में रहता है, इसलिए इसमें हम लोग ऐड नहीं करते हैं, इंक्लूड नहीं रहता सब्सिडीज और प्रोडक्शन, क्योंकि नेशनल इनकम निकाल रहे हैं हम लोग। नेशनल इनकम में अगर हम लोग सब्सिडीज और टैक्स का उसमें इम्पैक्ट डालेंगे तो हम लोग क्लियर कट नेशनल इनकम नहीं मिलेगा। इसलिए इसका आंसर है 1 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कल अपन ने ये वाला कॉन्सेप्ट करा था, आईसीओआर।
तो आईसीओआर क्या होता है? इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये होता है एक यूनिट आउटपुट कितना कैपिटल हम लोग यूज कर रहे हैं। टू इंक्रीज अ यूनिट ऑफ आउटपुट हाउ मच वी इन्वेस्ट इन द कैपिटल, कितना कैपिटल हम लोग कितना कैपिटल में खर्च कर रहे हैं आउटपुट, एक यूनिट आउटपुट को इंक्रीज करने में। तो ऑब्वियस है ये वाला कि कैपिटल हम लोग अगर कम इन्वेस्ट करेंगे, लो रहना चाहिए, लो आईसीओआर। क्यों? क्योंकि अगर कम कैपिटल में ज्यादा आउटपुट दे देंगे तो दिस इज बेटर फॉर द डेवलपिंग कंट्री। बट अगर वो हाई रहेगा तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा और हमको आउटपुट एफिशिएंसी क्या होगा, बहुत कम मिलेगा आउटपुट। इसलिए जो लो आईसीओआर होना चाहिए। इसमें ऑप्शन क्या है? हाई। हाई का बात करा, हाई तो हम लोग के लिए सब होना नहीं चाहिए। हाई प्रोडक्शन इज हाईली इनएफिशिएंट, प्रोडक्शन इज हाईली एफिशिएंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज ऑप्टिमम। ये तो होगा नहीं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर ऑप्टिमम होता तो हाई होता नहीं। ये वाला एक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज हाईली इनएफिशिएंट और प्रोडक्शन इज हाईली एफिशिएंट। हाईली एफिशिएंट भी होगा नहीं। तो दो ऑप्शन बचा मेरे पास, प्रोडक्शन इज हाईली इनएफिशिएंट और सैचुरेशन लिमिट ऑफ प्रोडक्शन। सैचुरेशन लिमिट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि आप जो कैपिटल में इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो पूरा यूज कर पा रहे हैं। तो ये होगा नहीं। इसका आंसर होगा प्रोडक्शन इज हाईली इनएफिशिएंट। एफिशिएंसी बहुत कम है, हम लोग सामान भी ला रहे हैं, हम लोग ज्यादा, जैसे कि मशीनरी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बट स्किल नहीं है इंडिया में जो लेबर के पास स्किल नहीं है, स्किल नहीं होने के चलते इनएफिशिएंसी का बात आता है। ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हम लोग को आउटपुट पे फर्क नहीं दिख रहा है। सो इट इज गुड टू हैव लो आईसीओआर। ओके, we will move to the next question. Consider the following automobiles used by a delivery company, machines and technology used to produce goods, broadband lines, softwares, data centers. How many of the above can be capital? अपन ने पहले प्रीवियस सेशंस में डिस्कस करा था कि टाइप्स ऑफ गुड्स, intermediate goods and capital goods. So intermediate goods मतलब होता है क्या कि इंटरमीडिएट गुड्स मतलब होता है कि इसका इकोनॉमिक सिनेरियो चेंज नहीं हो पा रहा है, और कैपिटल है कि इसका इकोनॉमिक वैल्यू बदल रहा है। एग्जांपल पे देखते हैं। और तीन कंडीशन भी अपन ने यहां पे समझा था। तीन कंडीशन क्या था कैपिटल टू से अ गुड a capital goods, what can we say? We have three things we already discussed in our earlier sessions, that एक तो मैन मेड प्रोसेस से वो होना चाहिए, the good which are an outcome of man made process, it can be called as a capital goods. दूसरा क्या है? वो कंज्यूमेबल नहीं होना चाहिए, नॉन कंज्यूमेबल और नॉन ट्रांसफरेबल। और द थर्ड कंडीशन इज अगले जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें एज ए इनपुट यूज होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन था कैपिटल गुड्स होने के लिए। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं हम। डिजिटल बोर्ड ही देख लेते हैं अपन, जिसमें हम लोग डिस्कस करें। डिजिटल बोर्ड देखते हैं। डिजिटल बोर्ड क्या है? पहला कंडीशन पूरा हो रहा है, मैन मेड प्रोसेस है। ठीक है, नॉन कंज्यूमेबल। अभी अगर हम पढ़ा लेंगे तो अगले बार भी डिस्कशन सेशन अवेलेबल रहेगा, अभी तो खत्म नहीं हो पा रही है। तो ये नॉन कंज्यूमेबल भी है। और अगले गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए एज एन इनपुट हो रहा है क्या अगले बार में। तो अगले सेशन में भी हम जब एज एन इनपुट डिजिटल बोर्ड को यूज करेंगे तो वी कैन यूज दिस एज एन इनपुट। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप कैपिटल गुड्स को अच्छे से समझे। तीन कंडीशन मैंने पहले भी बताया था इसे। क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी ऑफ द अबव कैन बी कैपिटल गुड? तो ऑटोमोबाइल्स यूज बाय ए डिलीवरी कंपनी। डिलीवरी कंपनी एक बार तो खत्म नहीं हो रहा, तो इसको
और गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, तो दिस कैन बी ए कैपिटल गुड। ये हो सकता है मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोड्यूस गुड्स, ये भी हो सकता है। मशीन तो कंज्यूम होगा नहीं, ब्रॉडबैंड लाइन्स भी होगा, भी होगा, डेटा सेंटर भी होगा, तो इसका आंसर होगा ऑल 5। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following are the most likely effect in the saving rate in an economy is very high? क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एक इकोनॉमी में सेविंग रेट बहुत ज्यादा है, सेविंग रेट बहुत ज्यादा है मतलब कि कोई डेफिनेट टेरिटरी में अपन 100 रुपीज कमा रहे हैं, उसमें से सेव कर ले रहे हैं 50%। इंडिया का अगर अभी अब सेविंग रेट देखेंगे तो 32 से 35% का सेविंग रेट है, तो बहुत ज्यादा हम लोग सेव कर रहे हैं। इससे होगा क्या? इट मे लीड्स टू हायर इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। ठीक है, उसी से लिंक है। जैसे अब हम एक सर्कुलर डायग्राम भी फ्लो चार्ट देखे थे कि जितना हम लोग सेव कर रहे हैं सारे बैंक में सेव करेंगे, बैंक से क्या होगा, बैंक में जितना पैसा आएगा वो आगे जाकर के इन्वेस्टमेंट या कंपनीज को लोन देगा, और द कंपनी कैन यूज दिस टू बाई द कैपिटल मशीनरीज, सो इट मे लीड टू हायर इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। सही है, it would reduce economic inequality। so economic inequality से इसका कोई लेना देना है नहीं। आप सेविंग रेट कितना भी बढ़ा लें, ये इससे कुछ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज होगा नहीं। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। देखिए न्यूट्रलाइज मतलब क्या होता है कि जीरो कर दे रहा है। तो अगर अपन सेव करके रखे हैं 40 रुपए बैंक में, बैंक का रेट कितना होता है फिक्स, करंट में जाए तो 3 से 4% करंट अकाउंट में होता है, सेविंग अकाउंट में, और फिक्स कराएगा तो 6 से 6.5% मिलता है। ये आपका जो पैसा था 100 रुपए करेंगे तो अगले साल 106 रुपए होगा फिक्स में और 103 रुपए होगा सेविंग अकाउंट में। बट यहां बोल रहे हैं न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, तो निगेटिव कर देता है, न्यूट्रलाइज नहीं करता और खराब कर देगा। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन, देश का इन्फ्लेशन 6.5% अभी से चल रहा है और ये मुझे 3 से 4% सेविंग में दे रहा है, तो ये तो मेरा पैसा का वैल्यू घट गया। तो इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द परचेजिंग पावर ऑफ अ करेंसी। इट यहां पे निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, 3 गलत है। ओनली 1 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So which one of the following statement is correct regarding the public goods and private goods? Public good और प्राइवेट गुड में क्या सही पूछ रहे हैं, क्या सही है? बोथ आर नॉन एक्सक्लूडेबल, गलत ऑप्शन है। आप पब्लिक गुड्स को बोल सकते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल, जैसे सनलाइट, पार्क, ये सब आपको एक्सक्लूड नहीं करेगा। लेकिन प्राइवेट गुड्स में क्या हो गया, प्राइवेट गुड्स जैसे कि कोई कंपनी के ईएसआईसी, एक हॉस्पिटल में एम्प्लॉइज के लिए, तो आप उसमें जाकर के ये नहीं बोल सकते कि मुझे भी इसमें आप ट्रीटमेंट दो, क्योंकि ये प्राइवेट गुड है, आप उसमें उसका बेनिफिशियरी नहीं होगे तो उसमें होगा नहीं। सो फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। Unlike public goods, the purchasing power of a person determines her access to private goods। देखिए यहां बोल रहा है परचेजिंग पावर ऑफ अ पर्सन डिटरमाइंस हर एक्सेस टू प्राइवेट गुड्स। सही बात बोला। पब्लिक गुड्स में तो ऐसा है नहीं आपका परचेजिंग कैपेसिटी कितना है, लेकिन प्राइवेट गुड्स के लिए आपका परचेजिंग पावर मैटर करता है। ठीक है, आंसर यही होगा। अनलाइक पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स फेस अ फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होता है, ये किसके लिए होता है, ये मैंने शायद पिछले सेशन में डिस्कस करा था, फ्री राइडर प्रॉब्लम। This scenario is only seen in a case of public good. Why? पब्लिक गुड्स में बात ये बोल रहा है कि फ्री राइडर प्रॉब्लम, आप फ्री में भी कुछ आप यूज कर पा रहे हो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन, मान लीजिए अपन टैक्स देते हैं, बहुत लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, इनकम टैक्स बहुत लोग नहीं दे पाते हैं, बट वो भी यूज कर रहे हैं, वो भी रोड यूज कर रहे हैं, वो भी पानी यूज कर रहे हैं,
तो फ्री राइड। बट प्राइवेट में क्या होगा, प्राइवेट में आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपको उसको यूज नहीं किया करने दिया जाएगा। बोथ आर जनरली नॉन रेबुलस इन नेचर। नहीं, नॉन रेबुलस सिर्फ पब्लिक गुड होगा, प्राइवेट रेबुलस होता है। तो इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following comes under the net factor income from abroad? इसका कॉन्सेप्ट हम लोग चेक कर चुके हैं। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या क्या हो सकता है, वहां भी देखिए सेम कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पता होना चाहिए। फैक्टर प्रोडक्शन क्या होता है, कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इससे मिलता क्या क्या है, इससे मिलेगा वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेंट। तो ये वाला, ये अपन का इनकम है, ये जो सेंड कर रहा है नेट कंपनसेशन ऑफ एन एम्प्लॉय, ये आपका हो गया रेवेन्यू, ये जो पैसा मिल रहा है हमको। रेंट होना चाहिए, प्रॉफिट, यहां पे लिखा हुआ है प्रॉफिट, रेंट, ये प्रॉफिट, ये इंटरेस्ट, ये वेज। तो नेट कंपनसेशन ऑफ एन एम्प्लॉय इज वेजेस, ये वेज है। रेंट फ्रॉम एन प्रॉपर्टी, रेंट भी आ गया। प्रॉपर्टी, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉफिट भी आ गया। इंटरेस्ट सेम है, सारा इसी का कॉन्सेप्ट है, तो सारा चीज होगा इसमें। इसका आंसर होगा 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to employment elasticity in India, consider the following statement. First statement is it reflects the percentage change in employment rate with a unit change in economic growth. Second option है higher level of employment elasticity is an indicator of more labor intensive growth. And third option, it has consistently increased in the last 2 decades. अपन ये कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। तो वी कैन, अगर आप बताओ, वी कैन स्किप द क्वेश्चन फॉर दिस टाइम और वी कैन ट्राई टू सॉल्व। सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इट रिफ्लेक्ट द परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट रेट विथ ए यूनिट चेंज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, परसेंटेज एम्प्लॉयमेंट रेट का परसेंटेज चेंज और इकोनॉमिक ग्रोथ का रिलेशन ही बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। वन इज करेक्ट। हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इज एन इंडिकेटर ऑफ मोर लेबर इन इंटेंसिव ग्रोथ। यहां पे समझना, यहां बोला कि इलास्टिसिटी अगर ज्यादा है, ये हमको बता रहा है कि ये लेबर इंटेंसिव है। अगर कम रहता है इलास्टिसिटी, इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल इंटेंसिव। सही है, ये भी सही है। It had consistently increased in the last 2 decades. नहीं, ये वाला आपका कंसिस्टेंटली इंक्रीज नहीं किया। ये इसका डेटा अगर देखे तो 2002 में ये एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी था, 2002 में इसका था 0.32 के आसपास, 0.32 के आसपास एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी था। उसके बाद 2014 में देखते हैं हम लोग, 2016 में 0.17 आया, और अभी 2023 का बात करें, 2023 में हम 0.110 के आसपास आ गए हैं। तो इंक्रीज बोला, ये डिक्रीज कर रहा है। तो इसका ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपन ने सेशन में डिस्कस करा है अच्छे से, तो आप एक बार ट्राई करें। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रेफरेंस टू टाइप्स ऑफ मार्केट एंड देयर एग्जांपल्स। मोनोपोली, रेलवे, सी है। ओलिगोपोली अपन ने देखा था, कंसंट्रेशन रेशियो, या हर्टमैन इंडेक्स बोलते हैं इसको, ग्रेटर देन 50% होना चाहिए। तो टेलीकम्युनिकेशन भी होता है इसमें, एक ही तो यहाँ पे सेलर है नहीं, बहुत लोग हैं। बीएसएनएल भी एक तरह है, जियो, एयरटेल। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट मार्केट एग्रीकल्चर हमने पहले भी देखा था। मोनोपोलिस्टिक होटल्स वाला क्या कहानी है,
अब देखिए मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में ये परफेक्ट इनपरफेक्ट एग्जांपल है। तो एक बार हम लोग क्विक रिवाइज करते हैं। टाइप्स ऑफ मार्केट। टाइप्स ऑफ मार्केट में हमने देखा था परफेक्ट, टाइप्स ऑफ मार्केट देखा था परफेक्ट, इनपरफेक्ट, मोनोपोली एंड ऑलिगोपोली। ये इनपरफेक्ट में ही हम लोग बोलते हैं इसको मोनोपोलिस्टिक मार्केट। इसमें होता क्या है, थोड़ा सा प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन सेम थोड़ा सा अलग होता है प्रोडक्ट इसमें। जैसे परफेक्ट में हम लोग सब्जी मंडी जाते हैं, अगर 10 सेलर लाइन से लगा हुआ है, सारे के पास सेम दाल सब्जी जो भी सब्जी होंगी सारे के पास सेम होगा। तो परफेक्ट में क्या होता है कि आपके पास नॉलेज भी सारा चीज है। एक टर्म एंड कंडीशन अगर आप डिटेल में पढ़ोगे जैसे, तो इफ दे हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज देन, और यहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट होना चाहिए। आप मंडी से कभी भी निकल सकते हो और कभी भी आ भी सकते हो। फ्री एंट्री एंड एग्जिट होना चाहिए पहला कंडीशन, और दूसरा होमोजेनस प्रोडक्ट। ठीक है, तो परफेक्ट का ये एग्जांपल है। इन परफेक्ट में होता क्या है, इन परफेक्ट में क्या होता है कि फ्री एंट्री भी होमोजेनस, थोड़ा डिफरेंस होता है। इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि जैसे क्लोथिंग में देखते हैं। क्लोथिंग में भी ब्रांडेड टी शर्ट सारा सेम आता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, कॉलर थोड़ा सा डिफरेंट कर देगा। या अब अपन H&M का भी चेक करते हैं या लिवाइस का देखते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे सब्सक्राइबर बेस बना हुआ है। बेस बना हुआ है इसलिए ये प्राइस भी बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे इसका डिमांड रहेगा, बढ़ेगा। इसलिए इसको इनपरफेक्ट मार्केट में बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक। तो होटल्स का भी सेम सारा चीज वही रहता है, 2 BHK, 3 BHK, 1 BHK, बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रोडक्ट का क्वालिटी सर्विसेज में थोड़ा डिफरेंस रहता है। सो हैव यू गॉट द पॉइंट? यहाँ पे करेक्टली मैच है ऑल द 4 पेयर्स। So coming to the 9th question, which of the following is most likely to lead to demand pull inflation? अपन अभी इन्फ्लेशन का टॉपिक कंप्लीट कर नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होगा, इसका ऑप्शन देखिए आप। The RBI prints the RBI prints money during times of severe economic stress। ठीक है, पहला तो बोल रहा है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो रहा है, डिमांड की तरफ से इन्फ्लेशन, प्राइस कैसे बढ़ेगा? अगर आरबीआई न्यू मनी प्रिंट कर दे, इकोनॉमिक स्ट्रेस में मनी आएगा, मनी सबके पास आएगा, मनी आने के चलते क्या होगा, मेरे पास ज्यादा मनी आएगा, तो अपन डिमांड ज्यादा करेंगे, तो डिमांड ज्यादा करेंगे तो इन्फ्लेशन होगा। ये सही है। प्रोविजन ऑफ टैक्स ब्रैकेट फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स इन द यूनियन बजट। अच्छा, टैक्स ब्रेक अगर दे रहे हैं, टैक्स ब्रेक दे रहे हैं, कुछ किसी चीज में छूट दे रहे हैं, कोई टैक्स, जैसे अभी क्या हुआ, पहले अपन 7 लाख वाला चलता था, अभी 12 लाख तक छूट मिल रहा है। तो 7 से 12 से जो बीच का जो है इसमें छूट मिला हुआ है, तो ये पैसा बचेगा तो हम लोग ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा सामान खरीदेंगे, तो इन्फ्लेशन आ सकता है। ठीक है, तो ये भी सही है। देख रहा हूं, इकोनॉमी the economy is booming and unemployment is low। इकोनॉमी बूम कर रही है और अनएम्प्लॉयमेंट भी लो है, तो ऑब्वियस बात है ये भी अब इन्फ्लेशन करेगी, तो इसका आंसर होगा 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स मैंने बहुत डिटेल से इसका डिस्कशन करा है, इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा। आंसर 1 and 2 होगा। प्राइवेट गुड्स बेनिफिट्स एवरीवन इन द सोसाइटी। प्राइवेट गुड्स कभी भी बेनिफिट सबको नहीं करेगा, ये पब्लिक गुड्स का बात है, इसलिए आप भी एक बार रीड कर लीजिएगा बाद में, और इसका पीडीएफ अगर चाहिए होगा क्वेश्चन का, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप ले सकते हैं। व्हाट इज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
फॉर इंफीरियर गुड्स। मैंने पहले सेशन में बताया था डिमांड एंड सप्लाई से बहुत क्वेश्चन आते हैं और इसका कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ में आ गया तो आगे का भी आपको इकोनॉमी थोड़ा इजी पड़ेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एन इंफीरियर गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स हमने पढ़ा था नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या होता है कि यहाँ पे इनकम का बात कर रहा है, इनकम। तो इनकम बढ़ने से इंफीरियर गुड्स का क्या होगा? अगर आपका 100 रुपए था पहले, आपका इनकम 100 रुपए था और आप एक अनब्रांडेड टी शर्ट लेते थे, 50 रुपए का एक टी शर्ट लेते थे। अगर इनकम बढ़ गया आपका 100 से 500 हो गया तो आप वो अनब्रांडेड टी शर्ट को छोड़ के ब्रांडेड की ओर जाएंगे। इसलिए जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा इंफीरियर गुड्स का डिमांड घटेगा। ठीक है, इंफीरियर गुड्स का डिमांड घटेगा तो किस साइड शिफ्ट होना चाहिए? लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा और ये निगेटिव रहेगा। What happened to the demand curve for a normal good when consumer income increases? ग्राफ बना के चेक करेंगे इसको। What happened to the demand curve? डिमांड का कर्व है, अपन यहां बनाते हैं प्राइस, ये क्वांटिटी डिमांडेड एंड दिस इज द डिमांड कर्व। What happens to the demand curve for a normal good when consumer income increases? कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज हो गया तो पहले सेशन में बताया था अगर प्राइस और क्वांटिटी में चेंज आ रहा है तो मूवमेंट अलोंग द ग्राफ होगा। बट अगर प्राइस और क्वांटिटी से छोड़ के और कोई भी दूसरा डिटर्मिनेंट अगर आएगा, यहां पे जैसे इनकम का बात कर रहे हैं, यहां पे इनकम बढ़ रहा है तो नॉर्मल ग्रोथ का किस साइड शिफ्ट करेगा? नॉर्मल गुड्स है ब्रेड, पहले 50 रुपए ब्रेड का रेट था और अपन डिमांड कर रहे थे 5। मेरा प्राइस बढ़ा, मेरा इनकम बढ़ा तो अपन हो सकता है एक दो एक्स्ट्रा कर ले। नॉर्मल 10 तो नहीं खरीद पाएंगे, लग्जरी गुड्स तो नहीं है, तो नॉर्मल गुड्स में थोड़ा बहुत और खरीद सकते हैं, तो थोड़ा बहुत और खरीदेंगे। क्वांटिटी डिमांड थोड़ा बढ़ जाएगा तो अगला जो शिफ्टिंग हो जाएगा प्राइस में, ये डिमांड करेंगे। तो ये वाला शिफ्टिंग किस साइड हो रहा है? राइट के साइड हो रहा है, तो शिफ्ट टू द राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, monopolies are impossible in a free market economy. Command economy rely heavily on the price signal and market forces to guide production and consumption. अब कमांड इकोनॉमी का बात कर रहे हैं, कमांड इकोनॉमी की बात कर रहा है और ये किस पे यहाँ पे बोल कर रहे हैं? रिलाई ऑन प्राइस सिग्नल्स एंड मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस और प्राइस सिग्नल में आपका कमांड इकोनॉमी नहीं होता है, मार्केट इकोनॉमी होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। और मोनोपोलीज आर इम्पॉसिबल इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी में पॉसिबल वाला बात नहीं है, हो सकता है। मोनोपोलीज आर इम्पॉसिबल, पॉसिबल, मोनोपोलीज आर पॉसिबल इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। जैसे इंडिया भी एक तरह का फ्री मार्केट इकोनॉमी और इंडियन रेलवेज भी एक तरह का यहाँ पे इंडस्ट्री बैठा हुआ है जो मोनोपोली है उसके पास। एटॉमिक सेक्टर में भी मोनोपोली है, तो दैट्स ऑल डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट कोई सा नहीं है, तो नाइदर वन एंड नॉट टू। If the price of printer increases, what will be the most likely effect on the demand for printer ink? अच्छा, आप अगर प्रिंटर का दो गुड का यहाँ पे क्या क्या है? ओरिजिनल गुड्स कौन है? और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। तो ओरिजिनल गुड्स में यहाँ पे है प्रिंटर। मैंने सारा डिटेल से इसके ग्राफ के हिसाब से मैंने इसको बताया था, आप एक बार नहीं देखोगे तो प्रीवियस सेशन इसे देखना। तो यहाँ प्रिंटर है, ओरिजिनल गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड इसका कैटरिज। अब होगा द प्राइस ऑफ प्रिंटर इंक्रीजेस। अगर ओरिजिनल गुड का हम लोग प्राइस बढ़ा दे रहे हैं तो व्हाट विल बी द मोस्ट लाइकली इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ प्रिंटर? घट जाएगा। अगर आप प्रिंटर का रेट ही बढ़ा दोगे तो ये
ऑटोमेटिकली घट जाएगा। मैंने सारा रिलेशन भी बताया पहले पिछले वाले सेशंस में। So decreases answer. Consider the following statement. Statement one क्या है? An increases in the price of a goods substitute will shift the demand curve for the original good to the right. ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान से पढ़े आप। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है? यहाँ पे भी दो गुड लेते हैं। कौन सा गुड है यहाँ पे? सब्स्टिट्यूट गुड का बात करता है। एक सब्स्टिट्यूट गुड है, एक ये ओरिजिनल गुड है। सो एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स सब्स्टिट्यूट, अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस हम लोग अगर बढ़ा रहे हैं और जो इसका ओरिजिनल का सेम है, विल शिफ्ट द डिमांड कर फॉर द ओरिजिनल गुड टू द राइट। अब डिमांड कर किसके लिए बोल रहा है? ओरिजिनल गुड्स के लिए बोल रहा है, ओरिजिनल गुड के लिए बोल रहा है, और राइट के शिफ्टिंग हो रहा है। कैसे वो चेक करता है? जैसे अपन ने पहले भी एग्जांपल लिया था, पेप्सी एंड कोका कोला। सो ओरिजिनल मान लेते हैं पेप्सी है और सब्स्टिट्यूट कोका कोला है। अब कोका कोला का प्राइस अगर बढ़ा देंगे तो पेप्सी का डिमांड क्या होगा? कोई कोका कोला खरीदेगा नहीं, क्योंकि दोनों सेम एक एज ए कॉम्प्लीमेंट्री यूज होता है ये लोग, ये दोनों आपस में। तो एक सब्स्टिट्यूट है, अब मेरे पास पेप्सी और कोका कोला के पास, अगर कोका कोला का प्राइस बढ़ जाएगा तो पेप्सी का डिमांड हम लोग क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे, क्योंकि कोका कोला तो खरीदेंगे नहीं फिर उसी क्वालिटी में दूसरा प्रोडक्ट। सो यहां पे क्या होगा? डिमांड कर्व दो ओरिजिनल गुड्स टू द राइट। ठीक है, अगर बढ़ेगा डिमांड कर्व, अपन बनाए भी थे पहले, प्राइस क्वांटिटी, इसको बढ़ाना है तो राइट में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन तो सही है स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, कंज्यूमर टेंड्स टू स्विच टू रिलेटिवली चीपर अल्टरनेटिव। ठीक है, यही बात बोला गया है कि आप चीपर अल्टरनेटिव की तरफ टेंड्स करते हैं, मूव करते हैं। अब अगर उसका जब सब्स्टिट्यूट का रेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट दोनों सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, टाइम कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 16, which of the following factor gives about the increase supply? इंक्रीज सप्लाई, सप्लाई हम लोग देखे थे पहले, लॉ ऑफ सप्लाई में क्या देखे थे? क्वांटिटी डिमांडेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्वांटिटी डिमांडेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस ऑफ द गुड। ठीक है, क्वांटिटी और प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन था ये सप्लाई में। डिमांड में क्या है? डिमांड में है क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस। ठीक है, ये दोनों ध्यान में रखते हैं। फिर अब चेक करते हैं कि सप्लाई किससे बढ़ेगा? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सही बात है। अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगा तो एनी फर्म विल इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी विल इंक्रीज, सो द प्रोडक्ट विल इंक्रीज। तो यहाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से सप्लाई बढ़ेगा। इंक्रीज इन इनपुट प्राइस, अगर इनपुट प्राइस बढ़ रहा है, इनपुट प्राइस क्या हो गया? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसी का प्राइस बढ़ा देंगे तो हम लोग का प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो सप्लाई घटेगा, तो ये होगा हायर टैक्सेस ऑन गुड्स। टैक्स भी ज्यादा लगाएंगे तो प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होगा तो सप्लाई कम होगा। फेवरेबल वेदर कंडीशन फॉर क्रॉप्स, अच्छा कंडीशन रहेगा तो सप्लाई तो बढ़ेगा ही। तो 1 and 4 इज द आंसर 16। Which of the following statements are characteristics of a monopolistic competition market structure? मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 7 या 8 में अभी बताया था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। तो many sellers offering differentiated product। ठीक है, वही चीज था, मेनी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, मेनी सेलर भी होता है। हाई बैरियर टू एंट्री, फर्म हैव सम कंट्रोल ओवर प्राइसिंग, सही है। जैसे मैंने बताया क्लोथिंग में थोड़ा कंट्रोल है उसके पास। होमोजेनस प्रोडक्ट, होमोजेनस प्रोडक्ट थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंशिएटेड होता है, लेकिन
एक होमोजेनस प्रोडक्ट, होमोजेनेसिटी मतलब क्या होता है, एक क्लोथिंग सेक्टर में अगर जाएंगे, क्लोथिंग इंडस्ट्री में जाएंगे, तो सारा जीन्स और सारा टी शर्ट ही बन रहा है, तो होमोजेनस प्रोडक्ट उसके नाम पे कोई दूसरे प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर रहा है, ठीक है। तो होमोजेनस प्रोडक्ट भी है, थोड़ा कंट्रोल भी है, हाई बैरियर टू एंट्री, एंट्री में बैरियर है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसका सेम अपोजिट क्या था, परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट में क्या था कि बैरियर्स, नो बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री और एग्जिट में कोई बैरियर नहीं था, तो उसको बोलते थे परफेक्ट मार्केट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनपरफेक्ट मार्केट। इसको और एक नाम से बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जहां पे हम लोग चार कंडीशन पिछले क्वेश्चंस, कोई सा क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल वन। ऑप्शन गलत है क्या, मेनी सेलर्स ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, 1 3 and 4। ये अपन एक बार चेक करते देखते हैं, इसका ऑप्शन लग रहा है गलत है, तो 17 को मार्क करें एक बार, फिर क्वेश्चन में बाद में करता हूँ। The government introduced the question number 18. The government introduced a price floor for price floor for wheat at rupees 1000 per quintal, but the equilibrium price is rupees 800 per quintal. What could be the outcome? क्या आउटकम होगा इसका? तो सरप्लस व्हीट इन द मार्केट। एक बार देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहे हैं, कि प्राइस फ्लोर अगर हम लोग करते हैं, प्राइस, दिस इज क्वांटिटी, सो मार्केट खुद अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, ये इक्विलिब्रियम, ये प्राइस, प्राइस इक्विलिब्रियम, इसको मान लेते हैं 800। अब बोल रहा है कि 1000 रुपीज अगर हम लोग सेट कर चुके हैं, 1000 सेट कर दिए हैं, ये 1000 हो गया, ये गवर्नमेंट सेट किया हुआ है, और ये अपना प्री मार्केट वाला इक्विलिब्रियम। सो अब यहां पे देखें, यहां पे तो यहां पे मेरे पास सप्लाई जो है, सप्लाई इस पोजीशन पे है, यहां पे इस पोजीशन पे सप्लाई है, और ये जो डिमांड कितना है, इस पोजीशन पे डिमांड है। अगर फ्लोर प्राइसिंग अगर गवर्नमेंट करता है, तो यहाँ पे ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सरप्लस। तो सरप्लस व्हीट इन द मार्केट, सही है ऑप्शन पहला। शॉर्टेज ऑफ व्हीट इन द मार्केट, शॉर्टेज नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, शॉर्टेज होगा नहीं, तो ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, 1 इज करेक्ट। ब्लैक मार्केटिंग होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सरप्लस बढ़ जाएगा, तो क्या करते हैं वो आपस में होल्डिंग करने लगते हैं, व्हीट को होल्डिंग करेंगे, जब प्राइस उसका बढ़ेगा तो उसको ब्लैक मार्केटिंग करेंगे। तो 1 and 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, नॉर्मल गुड्स, गुड्स whose डिमांड इंक्रीजेस विद इनकम, गिवन गुड, पहले भी डिस्कस कर रखा है, गिवन गुड, जी मतलब घटिया, मतलब इंफीरियर गुड, और इंफीरियर गुड और वेबलन गुड, दो हम लोग दो गुड पढ़े थे, एक्सेप्शंस डिमांड के लिए। इसका क्या होता है, दो था, गिवन, वेबलन। गिवन मतलब घटिया, घटिया मतलब इंफीरियर, वेबलन मतलब बढ़िया, ये लग्जरी। दोनों में क्या होता है, प्राइस, ये हमने कर रखा था। तो गिवन गुड्स, गुड्स दैट वायलेट द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ इन, ये ठीक है, एक्सेप्शन इसलिए है कि ये वायलेट करता है, जैसे ये लग्जरी गुड्स क्या है, गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन इनकम, उल्टा बोल रहा है, ये इंफीरियर गुड्स का बात कर रहा है। तो लग्जरी गुड में क्या होगा, गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द इनकम, ये गलत है। 1 and 2, ओनली 2 पेयर्स। So this is the question from UPSC CSC prelims 2013. The national income of a country for a given period is equal to, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स
एक तो ये समझना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, ठीक है। हम लोगों ने पहले पढ़ा था नेशनल इनकम सेशन 2 में, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में 3 मेथड था, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इनकम। इनकम किस तरह से हो सकता है, इनकम ऑफ कोई भी इससे देखें आप कैसे नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते हैं, 3 तरह का पिछले सेशन में भी कराया था मैंने। तो इनकम कैसे होगा, फर्स्ट वाला हाउस होल्ड और फर्म था, यहां से आप देखें हाउस होल्ड में ये लेबर देगा, इसे वेज मिलेगा, तो ये वाला हाउस होल्ड, सारे लोग हाउस होल्ड में आएंगे, मैं आप सभी लोग हाउस होल्ड में रहेंगे, तो इसका इनकम कैसे आ रहा है, इसका इनकम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से आ रहा है उसके होता है, तो इसमें WIPR, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेंट, यही तो इनकम है, और कोई तो इनकम हो नहीं सकता। तो इनकम मेथड में W + I + P + R करेंगे तो ये इनकम मेथड हो गया। कंजम्पशन पिछले सेशन में भी हम लोगों ने करा था, कंजम्पशन मतलब CI + I + G + X - M, एक्सपोर्ट माइनस इनपुट, ये वाला हो गया कंजम्पशन, कहां पे खर्च हो रहा है। और प्रोडक्शन GDP, प्रोडक्शन जो हम लोग वैल्यू एडिशन वाला चेक करते हैं, प्रोडक्शन होता है, तो ये हम लोग चेक कर चुका था। मनी, यहाँ पे नेशनल इनकम बोल रहा है, नेशनल इनकम क्या होगा, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, टोटल वैल्यू तो कभी होगा नहीं, टोटल वैल्यू से हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। सम ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, टोटल कंजम्पशन अगर ले लेंगे और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे तो और तो छूट रहा है, जैसे C + I + G, यहाँ पे कंजम्पशन देख लिया, हाउस होल्ड कंजम्पशन देख लेंगे, इन्वेस्टमेंट भी देख लिए, लेकिन गवर्नमेंट का स्पेंडिंग भी तो है, ये यहाँ पे मिसिंग है, तो 2 होगा नहीं। सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल, अगर हम लोग इनकम यहां से निकाल लें, सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल, तो यहाँ पे नेशनल इनकम, तो बट यहाँ पे क्या होता है कि फॉरेन से भी बहुत रेमिटेंस मिलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स रहते हैं, तो सिर्फ सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल यहाँ पे लिखना, ऑफ ऑल इंडिविजुअल यहाँ पे वेग टर्म, इसलिए ये भी पूरा करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर 4 होगा। अच्छा क्वेश्चन था 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल्स पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, मैंने पिछले सेशन में कराया था, पूरे देश के GDP से लेकर, देश की इनकम से GDP से लेकर के अपन ने देखा था पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं पिछले स्लाइड्स में भी, तो यहाँ पे मैं आंसर का देखता हूं, पर्सनल इनकम डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय द हाउस होल्ड एंड मिसलेनियस फी, सही है, 21 वाला, 21 का आंसर करेक्ट है। प्राइवेट इनकम माइनस सेविंग, प्राइवेट होगा नहीं, प्राइवेट इनकम माइनस टैक्सेस, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 22, इन नेशनल इनकम अकाउंट पर्सनल इनकम इज डिफाइंड एज, आप देखो पर्सनल, एक क्वेश्चन यहाँ पे भी ट्रिकी क्वेश्चन है ये वाला, पर्सनल इनकम डिफाइन कैसे होगा, तो पर्सनल इनकम के लिए अपने एग्जांपल्स चेक करते हैं। तो पर्सनल इनकम अपन कैसे चेक कर रहा है, पर्सनल इनकम मेरा, मैं कौन हूं, हाउस होल्ड में हूं, कोई भी हाउस होल्ड का पैसा कैसे मिल रहा है, कोई भी कंपनी देगी, एग्जांपल मैंने पिछले सेशन में भी करा था, टाटा, कोई कंपनी मान लेते हैं टाटा पैसा, कौन सा पैसा मुझे देगी, तो ये जो मुझे मिल रहा है वो मेरा इनकम होगा, तो पैसा देखते हैं इसका, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट, तो कुछ पैसा मान लीजिए 1000 रुपए टाटा कंपनी ने कमाया, 1000 रुपए में वापस हाउस होल्ड को कितना पैसा दे रही है, वो वेजेस में दे रही है, तो वेजेस वाला जोड़ लेंगे, इंटरेस्ट जुड़ जाएगा यहाँ पे, प्रॉफिट एंड रेंट, तो ये सब ऐड करेंगे। प्रॉफिट में देखिए, प्रॉफिट में क्या होता है, ये टाटा कंपनी है तो यहाँ पे उसको कॉर्पोरेट टैक्स भी देना होगा, वो टैक्स हटा करके फिर मुझे वापस करेगी हाउस होल्ड में, तो वो मेरा इनकम आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या हटा रहे हैं, पहला चीज हटाए हम लोग हाउस होल्ड से जो इनकम आया, माइनस क्या कर रहे हैं, माइनस हम लोग कर रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स। एक और कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट मान लीजिए 1000 रुपीज मिला मुझे ये सब भरने में,
ये सब भरने में 400 रुपये लग गए, तो मेरे पास बचा 600 रुपये। 600 रुपये मेरा प्रॉफिट आया। 600 रुपये प्रॉफिट में भी मैंने इक्विटी में पैसा लगाया, और जो मेन ऑनर है जैसे टाटा में हो गया या रिलायंस वाला में चेक करें तो अंबानी जी को मैंने 300 रुपये का इक्विटी का शेयर अगर दे दिया तो, और जो मेरे पास 300 बचा वो मैं बैंक में ही रख लूंगा, उससे मैं आगे कोई भी अनफॉर्चून सर्कमस्टांसेस के लिए मुझे कुछ पैसा रखता है, और सारे कंपनीज रखते हैं ये वाले, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो एक तो मुझे यहाँ पे माइनस करना होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, मुझे मिल क्या क्या रहा है, मुझे क्या क्या मिल रहा है, तो एक तो जो पैसा मिलेगा उससे हम लोग माइनस करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कर लेंगे। ट्रांसफर पेमेंट्स भी मिलता है मुझे, ट्रांसफर पेमेंट भी ऐड करेंगे, इसमें ऐड हो रहा है ट्रांसफर पेमेंट, तो ट्रांसफर पेमेंट, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एंड द लास्ट थिंग इज जो पैसा मुझे मिला मैं उसे बैंक में डालूंगा। जो पैसा मुझे मिल रहा है मैं बैंक में डालूंगा, बैंक से मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, और मैंने हो सका पहले लोन भी रखा होगा, ले रखा होगा, तो उससे क्या मिलेगा, मुझे इंटरेस्ट खुद का मिलेगा, तो मैं नेट इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ हाउस होल्ड वो मैं उसे ऐड कर दूंगा। तो अल्टीमेटली मेरा जो इनकम पर्सनल इनकम जो हुआ, पर्सनल इनकम हुआ आपका, कॉर्पोरेट टैक्स माइनस करते हैं, प्लस ऐड करते हैं हम लोग ट्रांसफर पेमेंट, ऐड करेंगे हम लोग नेट इंटरेस्ट ट्रांसफर फ्रॉम हाउस होल्ड, और आपका एक हो गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस करेंगे। अब चेक करते हैं आंसर। नेशनल इनकम में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कर रहे हैं, माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द हाउस होल्ड। हम टू द हाउस होल्ड बोले थे इसलिए प्लस किए थे, यहाँ पे बाय द हाउस होल्ड में माइनस होगा, इसका वो समझ रहे होगे आप क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स भी माइनस कर दिया गया और ट्रांसफर पेमेंट को ऐड कर दिया गया। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट को ऐड कर दिया गया, इंटरेस्ट पेमेंट को ऐड किया, कॉर्पोरेट टैक्स सही है, ये वाला हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। इसका आंसर हो गया 22A। सो यहां पे हमको जीडीपी, जीएनपी, एक क्लियर पेज लेना होगा, यहां से देख लेते हैं। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, नेशनल तो पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये आप एक पेज में बना के रखें, इससे बन जाएगा। तो जीडीपी आपका मार्केट प्राइस में रहता है, जीएनपी आपका फैक्टर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हटाएंगे तो जीएनपी मिल जाएगा। जीएनपी से एनएनपी चाहिए तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ग्रॉस से नेट आ जाएगा, नेट नेशनल प्रॉफिट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये आपका मार्केट प्राइस पे है। अगर नेशनल इनकम चाहिए तो फैक्टर कॉस्ट पे बनाना पड़ेगा। फैक्टर कॉस्ट पे बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्लस टैक्स माइनस सब्सिडीज, ये जो माइनस करने के बाद आया वो मेरा पर्सनल इनकम आया। पर्सनल इनकम अभी ये भी हम लोग जो देखे वो सेम चीज है नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम के बाद पर्सनल इनकम आया, पर्सनल इनकम से अगर जो अब आता है डिस्पोजेबल, मेरे पास 100 रुपए है, मैं 100 रुपए तो खर्च नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास भी कुछ लिमिट है, क्या करना पड़ेगा, मुझे टैक्स पेमेंट करना है, और नॉन टैक्स पेमेंट जैसे फीस वगैरह जो भी देंगे उसको हटा करके जो मेरे पास पैसा बचेगा वो मेरा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मिलेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनडीपी इज जनरली यूज्ड टू कंपेयर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। एनडीपी क्या हुआ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकाउंट्स फॉर कैपिटल दैट हैज बीन कंज्यूम्ड ओवर द ईयर in the form of housing, vehicle, machinery deterioration। जो अपन बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का, वही सेम बात कर रहा है। एनडीपी जीडीपी से एनडीपी जा रहा है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट लाने के लिए यहां पे डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। तो यहां पे वही बोल रहा है कि एनडीपी अकाउंट्स फॉर द कैपिटल दैट हैज बीन कंज्यूम्ड ओवर द ईयर इन द फॉर्म ऑफ हाउसिंग, व्हीकल और मशीनरी डेरिवेशन। ठीक है, ये सही है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीडीपी, यहां पे बोल रहा है जीएनपी, एनएनपी ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रॉस, नेट इज ऑलवेज कभी होगा, ये तो पहला बात है, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट ऐसे भी सही नहीं होता, बहुत उसका एक्सेप्शन होता है। यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री के लिए क्या होता है कि जो हमारा रेमिटेंस मिल रहा है, अभी इंडिया में भी
आई थिंक 1000 बिलियन के ऊपर का वो आया था। तो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री का हमेशा एनएनपी जाता होता है जीएनपी से, ठीक है, क्योंकि बाहर से जा रहे हैं इसको। तो इसका आंसर 2 होगा, ये वाला सिर्फ सही है, ठीक है। एनडीपी जनरली यूज फॉर कंपेयर, ये होता नहीं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं करते, जीडीपी के सेव करते हैं हम, या जीबी से करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is more likely to occur when there is an increase in the money supply in an economy? मनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं, मनी सप्लाई बढ़ाने से क्या होगा? इंडस्ट्रीज आर लाइकली टू रिड्यूस देयर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। रिड्यूस क्यों करेगा भाई? अगर आप मनी सप्लाई ज्यादा दे रहे हो, पैसा ज्यादा, मार्केट में डिमांड बढ़ेगा तो इंडस्ट्री ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, तो इंडस्ट्री दे आर लाइकली टू रिड्यूस देयर प्रोडक्शन। गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखते हैं, द हाई पावर्ड मनी वुड विटनेस अ डिक्लाइन। ये कैपिटल मार्केट में देखेंगे हम लोग, हाई पावर्ड और नैरो ब्रॉड मनी और नैरो मनी क्या होता है। ऐसे भी हाई पावर्ड मनी जो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मनी है, वुड विटनेस अ डिक्लाइन क्यों होगा? मनी सप्लाई बढ़ा है तो ये बढ़ेगा, ठीक है। द डिमांड फॉर लेबर इन द इकोनॉमी विल रिड्यूस, बढ़ेगा। मार्केट पे पैसा बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा होने के चलते डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने के चलते अपन को वो डिमांड को पूरा करने के लिए और ज्यादा लेबर लगेगी। सो ये भी गलत है। इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी आर लाइकली टू डिक्लाइन, ये सही है। बहुत ज्यादा पैसा रहेगा, इन्फ्लेशन रहेगा तो डिक्लाइन करेगा। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। सो थैंक यू, अगले सेशन में मिलते हैं।